जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एम के शाह क्लासेस में स्वागत है। हम लोग देख रहे थे मुगल वंश। तो मुगल वंश में हम लोगों ने अकबर को देखा, बाबर को देखा, शेरशाह को देखा और जो है अब उसके बाद में मुगल वंश में जहांगीर को देखते हैं। तो जहांगीर से रिलेटेड जितने भी अब तक PYQ क्वेश्चन बने हुए हैं वो सारे क्वेश्चनों को कवर करेंगे। साथ ही साथ जहांगीर के बारे में जो भी फैक्ट्स अब तक पूछे गए हैं उन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से इतने इम्पोर्टेंट वीडियो है ये, यहाँ से आपके अपकमिंग एग्जामों में क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। और ये लेक्चर नंबर 16 है। इससे पहले मध्यकालीन भारत के इतिहास के 15 लेक्चर आए हैं। सबके अलग अलग टॉपिक हैं और अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो जो लोग पिछले वीडियो न देखे हों, चैनल पर जाकर के पिछले वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। जहांगीर जो है, ये जहांगीर के जन्म की अगर बात करें तो 30 अगस्त 1569 को हुआ था और इसका पहला विवाह अंबर अर्थात जयपुर के राजा भगवान दास की पुत्री और राजा मान सिंह की बहन मानबाई से 1550 ईस्वी में हुआ था। खुसरो मानबाई की संतान था और 1586 ईस्वी में सलीम का दूसरा विवाह उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ। शहजादा खुर्रम जो है ये इसी का पुत्र था। तो शहजादा खुर्रम किसका पुत्र था? जहांगीर का पुत्र था। फिर आगरा के किले में 1605 ईस्वी में जहांगीर का राज्याभिषेक होता है और उसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। जहांगीर ने अपने पक्ष के सरदारों को उच्च पद प्रदान किए, जिनमें से एक अबुल फजल का हत्यारा राजा वीर सिंह बुंदेला भी था। अकबर की परंपरा को स्थापित रखते हुए जहांगीर ने अपना शासन जो है उदारता से आरंभ किया और गद्दी पर बैठते ही अपने विभिन्न लोकहितकारी आदेश दिए। दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा जो है, दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा ये जहांगीर ने ही चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात पात माने बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। और दो अस्पा क्या था? इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के दुगने घोड़े रखने पड़ते थे। सिंह अस्पा की अगर बात करें तो इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे। 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह तथा मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि हुई थी, जिसमें राणा ने मुगल बादशाह की अधीनता को स्वीकार कर ली तथा बादशाह जहांगीर ने राणा को चित्तौड़ अर्थात दुर्ग की किलाबंदी करने की शर्त के साथ समेत समस्त भू भाग वापस कर दिया, जो अकबर के समय से मुगल आधिपत्य में था। जहांगीर से विवाह के बाद नूरजहां अर्थात जुनता दल का निर्माण किया। इस गुट के प्रमुख सदस्य की अगर बात करें तो एतमाउद्दौला या मिर्जा गियास बेग अर्थात ये नूरजहां का पिता था और असमत बेगम ये नूरजहां की मां थी। आशफ खां नूरजहां का भाई था एवं शहजादा जो खुर्रम था ये बाद में जो है शाहजहां के नाम से अर्थात शहजादा खुर्रम का जो है बाद में शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस गुट का प्रभाव 1627 ईस्वी तक रहा। नूरजहां से प्रभावित जहांगीर के शासनकाल को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला 1611 से 1622 ईस्वी तक और दूसरा है 1622 से 1627 ईस्वी तक। प्रथम काल में खुर्रम नूरजहां गुट का सदस्य था, लेकिन दूसरे काल में खुर्रम इस गुट के से अलग हो गया। विलियम हॉकिंस जो कि 1608 से 1611 ईस्वी के बीच में जहांगीर के दरबार में भेजा जाने वाला ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था। साथ ही साथ जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि देकर आर्मीनिया की एक स्त्री से उसका विवाह कर दिया। जहांगीर के दरबार में आने वाले दूसरे शिष्टमंडल का नेतृत्व करता सर थॉमस
रो थे, और सर थॉमस रो जो कि 1615 से 1619 ईस्वी के मध्य ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 18 सितंबर 1615 को सूरत पहुंचा। जनवरी 1616 में वह अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। उसी बादशाह के साथ मांडू, अहमदाबाद तथा अजमेर जैसे अनेक स्थानों पर जाने का अवसर मिला। वह बादशाह के साथ शिकार खेलने भी गया। वह आगरा में 1 वर्ष तक रहा भी। पीटर मुंडी ब्रिटेन का एक यात्री था जो शाहजहां के समय आया था। फ्रांसिस्को पेल्सर्ट डच पर्यटक था जो जहांगीर के समय भारत आया, और इसने अपनी पुस्तक रिमांस स्ट्रेंटी में जहांगीर के समय का अद्भुत विवरण लिखा है। फिर मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। पहले चित्रकारी हस्तशिल्प ग्रंथ की विषय वस्तु से संबद्ध होती थी। जहांगीर ने उसे इस बंधन से मुक्त कर दिया। जहांगीर के समय के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर अबुल हसन थे। सम्राट जहांगीर ने उन दोनों को क्रमशः नादिर उल अस्त्र अर्थात उस्ताद मंसूर तथा नादिर उस जमा अर्थात अबुल हसन की उपाधि प्रदान की थी। उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था, जबकि अबुल हसन जो था वह व्यक्त चित्र में महारत हासिल थी। जहांगीर एक उच्च कोटि का लेखक तथा समालोचक भी था। उसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी है। तो ध्यान रखिएगा कि जहांगीर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है वो फारसी भाषा में लिखी है, और उस जो है आत्मकथा का नाम है तुजुक ए जहांगीरी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर ने लिखा। किस भाषा में लिखा? तो फारसी भाषा में लिखा। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र का नाम खुसरो था, ने जहांगीर की गद्दी पर बैठने के शीघ्र बाद विद्रोह किया, जो 1606 ईस्वी में पराजित हुआ। 1623 ईस्वी में शहजादे खुर्रम के विद्रोह का महावत खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने दमन किया था। 1626 ईस्वी में महावत खां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। मुगल बादशाह बाबर एवं जहांगीर के अगर मकबरे की बात करें तो बाबर का मकबरा काबुल में है और जहांगीर का मकबरा जो है शाहदरा लाहौर में स्थित है। यह क्रमशः अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान में स्थित है। एदमाउद्दौला का जो मकबरा है वो नूरजहां ने 1622 से 1628 के मध्य में अपने पिता मिर्जा गियास बेग की याद में बनवाया था। ये पहली कृति है जो पूर्णतया संगमरमर से बनाई गई थी। इसमें गुदाई एवं संगमरमर के अलावा पित्रादुरा शैली का प्रयोग सजावट हेतु पहली बार किया गया। फिर आगे कह रहा है कि गोविंद महल की अगर बात करें तो ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है और 7 मंजिला ये महल है, गोविंद महल। इसका निर्माण 1614 ईस्वी में राजा वीर सिंह देव के द्वारा पत्थरों से करवाया गया था। अब इस जो है जहांगीर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अब तक के एमसीक्यू बने हुए हैं उन सारे क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और चूंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा जो प्रथा है इसको जहांगीर के द्वारा शुरू किया गया था। तो राइट ऑप्शन फर्स्ट नंबर का बी विकल्प सही है। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की जो संधि है वह किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? तो ये हस्ताक्षरित हुई थी जहांगीर के शासनकाल में, यानी चित्तौड़ की जो संधि हुई थी वो जहांगीर के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी। तो राइट ऑप्शन सेकंड नंबर का बी विकल्प सही है, जहांगीर। 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह तथा मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि हुई। इसमें राणा ने मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली तथा बादशाह जहांगीर ने राणा को चित्तौड़ अर्थात दुर्ग की किलाबंदी करने की शर्त के साथ समेत समस्त भूभाग वापस कर दिया जो अकबर के समय से मुगल आधिपत्य में था। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है
कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले भेजा था हॉकिंस को, जिसे जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया था। तो 3 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है, हॉकिंस। विलियम हॉकिंस 1608 से 1611 ईस्वी के बीच जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजे जाने वाला पहला अंग्रेज राजदूत था। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था। यह शाही दरबार में 3 वर्ष तक रहा। सम्राट जहांगीर ने इसे 400 का मनसब प्रदान किया और उसने हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि देकर आर्मीनिया की एक स्त्री से उसका विवाह कर दिया और सर थॉमस रो ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा भेजा गया था और प्रथम राजदूत था जो जहांगीर के दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का जो है राजदूत था। तो ये राजदूत जो है था विलियम हॉकिंस। इसमें स्टार दिया हुआ है तो देखिएगा। और 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। तो ये सम्मानित किया था विलियम हॉकिंस को। विलियम हॉकिंस को खान की उपाधि से सम्मानित किया था किसने, जहांगीर ने। 5 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प सही है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। तो मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी जो है विलियम हॉकिंस को। राइट ऑप्शन 6 नंबर का सी विकल्प सही है, विलियम हॉकिंस। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था और शासन काल में, यानी किसके शासन काल में, तो उस समय शासन था जहांगीर का। अर्थात जहांगीर के शासन काल में ब्रिटिश राजदूत के रूप में थॉमस रो भारत आया था। 7 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है, जहांगीर। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंग्लिश के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे। तो ये आए थे 1615 ईस्वी में, जो कि इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत थे सर थॉमस रो, और ये 1615 ईस्वी में भारत आए थे। और 8 नंबर से रिलेटेड कह रहा है कि सर थॉमस रो जो कि 1615 से 1619 ईस्वी तक ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 18 सितंबर 1615 को सूरत पहुंचा। जनवरी 1616 में वो अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। उसे बादशाह के साथ मांडू, अहमदाबाद, अजमेर जैसे अनेक स्थानों पर जाने का अवसर मिला। वह बादशाह के साथ शिकार खेलने भी गया। वह आगरा में 1 वर्ष तक रहा भी था। और क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था। तो ये आया था थॉमस रो। अर्थात राइट ऑप्शन 9 नंबर का बी विकल्प सही है, थॉमस रो। 9 नंबर के बाद 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था। तो जहांगीर ने थॉमस रो को मिलने का अवसर दिया था अजमेर में। तो राइट ऑप्शन 10 नंबर का बी विकल्प सही है, अजमेर। अर्थात थॉमस रो जनवरी 1616 में अजमेर में जहांगीर से पहली बार मिला। वह भारत में 1615 से 1619 ईस्वी तक रहा। 1619 ईस्वी में वो जहांगीर का फरमान लेकर इंग्लैंड लौटा कि मुगल दरबार में अंग्रेजों का इसी प्रकार स्वागत होता रहेगा। 11 नंबर क्वेश्चन, चूंकि ये कोट पर आधारित है तो इसको हम लोग देखते हैं, कालक्रम में व्यवस्थित करना है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने का कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो अगर देखा जाए तो विलियम हॉकिंस, राल्फ फिश, सर थॉमस रो और निकोलस डाउंटन। अर्थात इसमें आपको सही सुमेलित करना है। तो पहले नंबर पे ये राल्फ फिश आया था, अर्थात ये फर्स्ट नंबर। उसके बाद आया विलियम हॉकिंस, ये सेकंड नंबर। और उसके बाद में ये आपका निकोलस डाउंटन आया, ये थर्ड नंबर हो जाएगा। और फिर थॉमस रो ये चौथे नंबर पर। अर्थात अगर इन चारों में देखा जाए तो विकल्प आपका फर्स्ट सही होगा, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड, ये इनका कालक्रम सही होगा, ए विकल्प। 11 का जो है जो सही विकल्प है वो ए है।
क्योंकि विलियम हॉकिंस इंग्लैंड का राजदूत था जो अगस्त 1608 में सूरत पहुंचा। अप्रैल 1609 में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आगरा पहुंचा था। राल्फ फिच भारत आने वाला पहला इंग्लिश यात्री था जो वह 1583 में आगरा पहुंचा। सर थॉमस रो एक ब्रिटिश राजदूत था जो सितंबर 1615 में जहांगीर के दरबार में आया था। और निकोलस डाउंटन ये 1614 से 1615 में भारत आया था। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया और वह कौन था? तो वो था फ्रांसिस्को पेलसर्ट। अर्थात राइट ऑप्शन 12 का ए विकल्प सही है, फ्रांसिस्को पेलसर्ट। पीटर मुंडी ब्रिटेन का यात्री था जो शाहजहां के समय आया था। और दूसरा था निकोलस मनुची, ये इटली का यात्री था जो उत्तराधिकार युद्ध के समय भारत आया था। और विलियम हॉकिंस इस जहांगीर के समय भारत आया था। और फ्रांसिस्को पेलसर्ट जो था ये डच पर्यटक था जो जहांगीर के समय भारत आया। और इसने अपनी पुस्तक रेमोन स्टैंटी में जहांगीर के समय का अद्भुत विवरण लिखा है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो ये 4 दिए हुए हैं। इसमें फ्रांसिस्को जो पेलसर्ट था ये जहांगीर के शासन में भारत की यात्रा की थी। तो राइट ऑप्शन 13 का जो है बी विकल्प सही है। और 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? वह मुगल शासक कौन है जिसका मकबरा जो है भारत में नहीं है? तो वह मुगल शासक है, एक तो जहांगीर और दूसरा है बाबर। क्योंकि बाबर का मकबरा काबुल में है और जहांगीर का मकबरा शाहदरा जो कि लाहौर में स्थित है। मुगल शासक बाबर एवं जहांगीर के मकबरे क्रमशः काबुल एवं शाहदरा लाहौर में स्थित है। ये क्रमशः अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान में स्थित है। तो यहाँ ऑप्शन तो सही हो रहे हैं। फिलहाल आप बाबर लगा सकते हैं या जहांगीर लगा सकते हैं। तो 14 नंबर का 2 ऑप्शन सही है, बी और डी। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया था? तो सम्राट जहांगीर को दफन किया गया था लाहौर में। राइट ऑप्शन 15 का सी विकल्प सही है, लाहौर। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? तो भारत से बाहर स्थित है, इन चारों में अगर देखा जाए तो जहांगीर का मकबरा भारत से बाहर स्थित है। 16 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प सही है, जहांगीर। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी? तो मुगल चित्रकला जो अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी उस समय शासनकाल था जहांगीर का। राइट ऑप्शन 17 का सी विकल्प सही है, जहांगीर के शासनकाल में जो है मुगल चित्रकला अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी। कह रहा है कि मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई। पहले चित्रकारी हस्त लिखित ग्रंथ की विषय वस्तु से संबद्ध होती थी। जहांगीर ने उसे इस बंधन से मुक्त कर दिया और दारूख बेग, दौलत, मनोहर, मंसूर, अबुल हसन आदि इसके काल के ऐसे चित्रकार हैं जिन्होंने अपनी कलात्मक प्रतिभा की बदौलत मुगल चित्रकला के इतिहास में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित करवा लिया। जहांगीर के समय के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे। सम्राट जहांगीर ने इन दोनों को क्रमशः नादिर उल अस्र अर्थात उस्ताद मंसूर, नादिर उस जमा अर्थात अबुल हसन की उपाधि प्रदान की थी। उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध पश्चिम जो है विशेषज्ञ चित्रकार था, जबकि अबुल हसन जो था वह व्यक्त चित्र में महारत हासिल थी इसको। और 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपनी शीर्ष बिंदु पर थी? तो जो मुगल चित्रकला है वह जहांगीर के शासनकाल में अपने शीर्ष बिंदु पर थी। तो राइट ऑप्शन 18 का ए विकल्प सही है, जहांगीर। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उस जमा की पदवी दी थी? तो नादिर उस जमा की पदवी दी थी अबुल हसन को। राइट ऑप्शन 19 का ए विकल्प सही है, अबुल हसन। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उस अस्र की उपाधि प्रदान की गई थी? तो ये प्रदान की गई थी मंसूर को। राइट ऑप्शन 20 का डी विकल्प सही है, मंसूर को
नादिर उल अस्त्र की उपाधि से सम्मानित किया गया था। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा जो चित्रकार था वो था मंसूर। राइट ऑप्शन 21 का डी विकल्प सही है, मंसूर। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो अपनी जो आत्मकथा फारसी में लिखी थी ये लिखा था जहांगीर ने। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए जहांगीरी जो कि फारसी भाषा में लिखा था। तो 22 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है, जहांगीर। जहांगीर एक उच्च कोटि का लेखक तथा समालोचक था। उसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी और उसका नाम था तुजुक-ए जहांगीरी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में अपने गुणों के साथ अपने व्यक्तिगत दोषों को भी लिपिबद्ध किया है। इस ग्रंथ को 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम भाग ग्रंथ की प्रस्तावना है जो जहांगीर की मृत्यु के बाद मोहम्मद हादी द्वारा लिखी गई थी। इसके अंतर्गत बादशाह के आरंभिक जीवन का उल्लेख किया गया है। दूसरा भाग ग्रंथ का मूल भाग है जिसकी रचना जहांगीर ने स्वयं की थी। ग्रंथ के तीसरे भाग की रचना भी मोहम्मद हादी ने की थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा जो है तुजुक-ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी, ध्यान रखिएगा। और जहांगीर ने अपनी जो आत्मकथा है वो तुजुक-ए जहांगीरी ये फारसी में लिखा है। और 23 नंबर क्वेश्चन करा कि अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया गया था। तो अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था किसने? ये जहांगीर ने पुरस्कृत किया था। 23 नंबर का राइट ऑप्शन बी विकल्प से ही जहांगीर। 3 नवंबर 1605 को आगरा के किले में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ और उसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। जहांगीर ने अपने पक्ष के सरदारों को उच्च पद प्रदान किए, जिनमें से एक अबुल फजल का हत्यारा राजा वीर सिंह बुंदेला भी था। अकबर की परंपरा को स्थापित रखते हुए जहांगीर ने अपना शासन उदारता से आरंभ किया और गद्दी पर बैठते ही उसने विभिन्न लोक हितकारी आदेश दिए। क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन आपके स्टेट पीसीएस या आरओ में लगभग में पूछे गए हैं। और अगला 24 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से जो है किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो जहांगीर के विरुद्ध जो विद्रोह किया था वो किया था खुर्रम ने, और दूसरा था महावत खां ने, और तीसरा था खुसरो ने। तो खुर्रम, महावत खां और खुसरो ने जहांगीर के विरुद्ध जो है विद्रोह किया था। तो राइट ऑप्शन इसका डी विकल्प सही है, 2, 3 और 4। 24 नंबर के बाद हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट दिया है कि जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र का नाम खुसरो जो कि जहांगीर के गद्दी पर बैठने के शीघ्र बाद विद्रोह किया था जो 1606 ईस्वी में पराजित हुआ। 1623 ईस्वी में शहजादे खुर्रम के विद्रोह का महावत खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने दमन किया और 1627 ईस्वी में महावत खां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? खुसरो जो पुत्र था वो जहांगीर का पुत्र था। तो खुसरो मुगल बादशाह जहांगीर का पुत्र था। राइट ऑप्शन 25 का बी विकल्प सही है, जहांगीर। अर्थात खुसरो जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र था। यह जहांगीर की राजपूत पत्नी मानबाई से उत्पन्न हुआ था। उसने अपने मामा मान सिंह एवं ससुर मिर्जा अजीज कोका की शह पर अप्रैल 1606 में अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जहांगीर ने खुसरो को आगरा के किले में नजरबंद रखा, परंतु खुसरो अकबर के मकबरे की यात्रा के बहाने भाग निकला। बाद में खुसरो को जहांगीर द्वारा समझाने का प्रयास असफल होने पर भैरोवाल नामक स्थान पर पिता पुत्र के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें खुसरो पराजित हुआ और इसको पकड़कर कैद में डाल दिया गया। कालांतर में खुसरो द्वारा जहांगीर की हत्या के षड्यंत्र रचने के कारण इसे अंधा करवा दिया गया। खुर्रम अर्थात शाहजहां ने अपने दक्षिण अभियान के समय खुसरो को अपने साथ ले जाकर 1621 ईस्वी में उसकी हत्या करवा दी। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? तो नूरजहां के गुट का जो सदस्य नहीं था वो जहांगीर नहीं थे। तो राइट ऑप्शन 26 का ये विकल्प सही है, जहांगीर नहीं थे। बाकी आशफ खां थे, गियास बेग थे और खुर्रम,
ये तीनों लोग नूरजहां के गुट के सदस्य थे। जहांगीर के विवाह के बाद नूरजहां ने नूरजहां गुट अर्थात जुनता दल का निर्माण किया। इस गुट के प्रमुख सदस्य थे इत्माउद्दौला या मिर्जा गियास बेग, जो कि नूरजहां का पिता था, और असमत बेगम नूरजहां की मां थी। आशफ खां ये नूरजहां का भाई था। एवं शहजादा खुर्रम बाद में शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जहांगीर इस गुट का सदस्य नहीं था। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एतमाउद्दौला का जो मकबरा है वो आगरा में किसने बनवाया था? तो एतमाउद्दौला का जो मकबरा है वो आगरा में नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था। तो 27 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है, नूरजहां। एतमाउद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 28 के मध्य अपने पिता मिर्जा गियास बेग की याद में बनवाया था। ये आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत अलंकारिक इमारत है। मुख्य मकबरा श्वेत संगमरमर का है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परचिनकारी अर्थात पिट्रा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित था? तो ये संबंधित है दीवारों में अर्थ कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। इसी को पित्रा ड्यूरा के नाम से जानते हैं। तो 28 नंबर का राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है। पच्चीकारी या परचिनकारी पिट्रा ड्यूरा दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है। और ये भारत में पिट्रा ड्यूरा नाम का जड़ाऊ कार्य सर्वप्रथम एतमाउद्दौला के मकबरे में ही किया गया था। इस मकबरे का निर्माण जहांगीर की पत्नी जो नूरजहां थी, नूरजहां ने ही करवाया था। और 29 नंबर क्वेश्चन जो कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ इसको मैच करना है। सूची फर्स्ट में दिया हुआ है निर्माता, सूची सेकंड में दिया हुआ है स्मारक। बाबर ने क्या बनवाया? तो बाबर जामा मस्जिद जो संभल में है इसका निर्माण बाबर ने करवाया। ए का फर्स्ट सही है। दूसरा हुमायूं ने दीन पनाह की स्थापना हुमायूं ने करवाया, तो बी का 2 सही है। और अकबर ने जहांगीरी महल ये अकबर ने बनवाया था, तो सी का 3 सही है। और जहांगीर ने जो है अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाया, तो जहांगीर ने ही करवाया था, तो डी का 4 सही है। इस हिसाब से इसमें सब सीरियल से लगा हुआ है 1 2 3 4। राइट ऑप्शन 29 का ए विकल्प सही है। संभल की जामा मस्जिद का निर्माण जो है बाबर द्वारा, दिल्ली स्थित दीन पनाह का हुमायूं द्वारा, आगरा के किले में स्थित जहांगीरी महल का अकबर के द्वारा निर्माण कराया गया था, जबकि जहांगीर ने सिकंदरा यानी आगरा में अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो है ये है 30 नंबर क्वेश्चन की गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रथम उदाहरण है, ये स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है गोविंद महल? ये अभी हम लोगों ने देखा है दतिया में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, दतिया जिला। तो 30 नंबर का जो राइट ऑप्शन है गोविंद महल, ये दतिया में स्थित है। गोविंद महल या मध्य प्रदेश के दतिया जिले में 7 मंजिला महल है। इसका निर्माण 1614 में राजा वीर सिंह देव के द्वारा पत्थर से करवाया गया था। यह बुंदेल काल के उत्तम वास्तु शिल्प का उदाहरण है। गोविंद महल में दीवारों पर की गई पेंटिंग एवं अन्य वास्तुशिल्प पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये बताना है। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में है, एकदम राइट है। जहांगीर का मकबरा ये शाहदरा में है, ये भी सही है। शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है फतेहपुर सीकरी में है, ये भी सही है। लेकिन शेख निजामुद्दीन औलिया का जो मकबरा है ये अजमेर में नहीं है, तो यही सही सुमेलित नहीं है। तो राइट ऑप्शन 31 का डी विकल्प सही है, जो सही सुमेलित नहीं है। इसमें कह रहा है शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में नहीं बल्कि दिल्ली में है। 1325 ईस्वी में निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई और इन्हें ग्यासपुर अर्थात दिल्ली में दफनाया गया था। इनके शिष्यों में अमीर खुसरो और हसन अहमद देहलवी प्रमुख थे। अन्य तीनों युग्म जो है सही सुमेलित हैं। तो इससे रिलेटेड जहांगीर से रिलेटेड 31 क्वेश्चन थे जो कि अब तक पूछे गए थे। क्वेश्चनों को हम लोगों ने देखा, इनके फैक्ट्स को देखा और इन क्वेश्चन के जो नीचे डिटेल है व्याख्या सहित हम लोगों ने सारे क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। फिलहाल जो जिन लोगों ने एनसीईआरटी सार संग्रह 1 लाइनर महेश बर्णवाल की ना देखी हो, पूरी बुक कंप्लीट है, सबके
सभी टॉपिक की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप चैनल पे चाहें तो आप चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट के माध्यम से एनसीईआरटी सार संग्रह 1-लाइनर जरूर देखिएगा। और इसके साथ साथ घटना चक्र भारत का भूगोल कंप्लीट है, घटना चक्र विश्व का भूगोल कंप्लीट है, घटना चक्र आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट है। सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है, चाहे तो आप जो है प्लेलिस्ट पे जा करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।